Hello everyone, I welcome you all on today's session on psychrometry under air conditioning. So what do you mean by air conditioning? एयर कंडीशनिंग होती क्या है? क्यों हम एयर की कंडीशनिंग करना चाहते हैं? यदि हम राउंड द ईयर ने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है कभी इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है समर्स में 40-45 डिग्री, और कभी विंटर्स में देखते हैं हम लोग तो इसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होके 4 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तक पहुंच जाता है। जो ह्यूमन बीन्स हैं, ये ह्यूमन बीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि वो कंफर्टेबल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हम ये चाहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसके कांटेक्ट में ह्यूमन बीन्स आ रहे हैं उसकी हम कंडीशनिंग इस तरीके से कर दें कि कभी टेम्परेचर बहुत हाई है 40 डिग्री 45 डिग्री है तो उसे रिड्यूस करके हम 20 डिग्री कर दें, और कभी टेम्परेचर बहुत लो है 4 डिग्री है 2 डिग्री है तो इसे हम इंक्रीज करके हाई कर दें। तो एयर की कंडीशनिंग में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसके टेम्परेचर को लो भी कर सकते हैं और इसे हम हाई भी करके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है ह्यूमन बीइंग का हम वो देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो सराउंडिंग की एयर है, इस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है स्पेस टू स्पेस और सीजन टू सीजन। यदि एटमॉस्फेरिक एयर को वाटर का सोर्स मिलता है, जैसे हम सी एरियाज की बात करें, रिवर एरियाज की बात करें, या ऐसे एरियाज की बात करें जहाँ केनाल्स हो, वेल्स हो, वाटर के रिसोर्सेस हो, तो ये एयर उस इन रिसोर्सेस से वाटर को एवापोरेट करके वेपर फॉर्म में अपने अंदर मिक्स किए हुए, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी कभी बहुत हाई हो सकती है और कभी बहुत लो हो सकती है। जो ह्यूमन बींग्स है इनका एक कंफर्टेबल कंडीशन ये है कि इन्हें हम अराउंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी देना चाहते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम एयर कंडीशनिंग में टेम्परेचर में वेरिएशन लाने के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम उसे रिड्यूस करके 60% करने की कोशिश करेंगे, और जब ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो उसे हम इंक्रीज करके 60% करने की कोशिश करेंगे। तो टेम्परेचर के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेंगे एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग न केवल ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एयर की कंडीशनिंग करते हैं, बल्कि जितने भी आप हेवी मशीनरीज देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, गुड्स देख रहे हैं, इन गुड्स को, इन मशीन्स को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करने के लिए, ताकि वो अपनी एक प्रॉपर सर्विस को दे सके, अपनी प्रॉपर्टी को बिना डिस्ट्रॉय किए, जिस काम के लिए उन्हें डिज़ाइन किया है वो लॉन्ग लाइफ तक के हमें सर्विस दे सके, इसलिए उन्हें एक कंफर्ट कंडीशन प्रोवाइड करना होगा। मशीन्स के केस में हम हो सकता है कि मॉइस्चर हमें बहुत कम देना पड़े और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे वो अच्छी सर्विस दे सकते हैं वो उसका उन्हें एनवायरनमेंट क्रिएट। ऐसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम गुड्स को भी गुड्स के लिए भी एयर की कंडीशनिंग करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, सराउंडिंग की एयर है, इसमें हम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करें। तो साइक्रोमेट्री रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वो ब्रांच है जो हमें इस मॉइस्ट एयर की, या जो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक की एयर है, इस एयर की प्रॉपर्टीज को जज करने में हेल्प करती है। तो आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि हम कैसे एयर की कंडीशनिंग कर सकते हैं। साइक्रोमेट्री होती क्या है? साइक्रोमेट्री सराउंडिंग की जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसकी प्रॉपर्टी को मेजर करके हमें एयर की कंडीशनिंग करने में हेल्प करने वाला है। तो हम एयर की कंडीशनिंग को कुछ इन प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए समझेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि साइक्रोमेट्रिक टर्म्स क्या होते हैं, साइक्रोमेट्रिक कुछ रिलेशंस डेवलप करेंगे, इन रिलेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग सर्विसेज में या यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे।
इसके बाद हम कुछ एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट को डेवलप करेंगे। कैसे साइक्रोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट को हम बाहर पिक करेंगे और इस चार्ट को समझेंगे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। इसके बाद जो एयर कंडीशनिंग की तमाम प्रोसेसेस इन्वॉल्व होने वाली हैं, उन प्रोसेसेस को वन बाय वन हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि साइक्रोमेट्रिक टर्म क्या होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइक्रोमेट्रिक टर्म्स हमने लिख रखे हैं। सारे तो नहीं है ये, लेकिन जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन टर्म्स को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये 1 से 16 तक के हैं, तो ऐसा इसे लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी और सारी चीज़ों की बात करते हैं, उसी तरीके से ये वन बाय वन हम लोग इनको बहुत आसानी से सारे टर्म्स को समझ के इनसे फेमिलियर होते हैं, ताकि आगे हमें बहुत आसानी। तो सबसे पहली बात हम ये करें कि साहब मॉइस्ट एयर होती क्या है। आप जो एटमॉस्फेरिक एयर देख रहे हैं, आप 1 kg एटमॉस्फेरिक एयर को आप एक सैंपल के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट। सर ये जो सराउंडिंग में एयर थी, इस 1 kg एयर को हम लोगों ने, 1 kg एयर है उसको हमने किसी एक इंक्लोज्ड एरिया में रख दिया और हम इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है एटीएम में, या अपनी जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में ये जो भी एयर प्रेजेंट है, एक्चुअल में इसी एयर को हम मॉइस्ट एयर कहते हैं और कुछ नहीं। में वो एयर है, बट उसे कायदे से हमें मॉइस्ट एयर कहना। ये एयर कॉम्बिनेशन है ड्राई एयर का और वाटर वेपर और वाटर वेपर का। इसके अंदर ड्राई एयर है और वाटर वेपर है। नो डाउट कि इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन हम अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन डस्ट पार्टिकल्स को नेग्लिजिबल कंसिडर करें कि साहब इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स। मॉइस्ट एयर, सराउंडिंग की एयर को ही मॉइस्ट एयर बोलते हैं, उसे एयर न कह के हमें मॉइस्ट एयर कहना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो ये मॉइस्ट एयर कॉम्बिनेशन है ड्राई एयर का और वाटर वेपर का। आइए अब हम बात करते हैं कि ड्राई एयर क्या। इस 1 kg एयर के सैंपल में हम यदि गैसेस को एक पार्ट में रख दें, एक ग्रुप में रख दें, तो इन सारी गैसेस को हम ड्राई एयर कहेंगे। तो इन गैसेस में जो मेन गैसेस हैं, जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, आर्गन है, और नंबर ऑफ गैसेस का इसमें मिक्सचर है। तो जो नाइट्रोजन गैस है अराउंड 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन अराउंड 21% है, जो हम लोग मेजर पार्ट को यदि कंसिडर करें। तो ड्राई एयर क्या हुई? ड्राई एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का प्लस ऑक्सीजन गैस का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर्गन प्लस नंबर ऑफ गैसेस हैं। यदि इन सारी गैसेस को एक साथ हम कंसिडर करें तो इन गैसेस के मिक्सचर को हम ड्राई एयर कहेंगे। इस ड्राई एयर के साथ साथ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट है। इसमें वाटर के वेपर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे वाटर। गैसेस को हम कहेंगे ड्राई एयर, वाटर। वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट है इस ड्राई एयर में। लेकिन ये थोड़ा सा जस्टिफाई बात नहीं लग रही है। वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर का मतलब ये तो स्टीम हो गया। यदि आप मुझे एक वेसल में वाटर दें और आप मुझे कहें कि सर इसे आप एवापोरेट कीजिए, वेपोराइज कीजिए, इससे आप वाटर वेपर बनाइए, तो इससे वाटर वेपर हम तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट ना दे दें। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की हीट हम देते हैं इस वाटर को, तो ही वो एवापोरेट हो पाए। लेकिन अभी तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और इस एनवायरनमेंट में भी वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन अब ये है कि नेचर ऐसा क्या कर रही है कि यदि नेचुरली सराउंडिंग के एयर में वाटर को एवापोरेट करना है तो वो लो टेम्परेचर पे भी एवापोरेट कर ले रही है, और यही काम यदि हम ह्यूमन बींग्स को करना पड़ रहा है तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देनी पड़ रही है, तब वो एवापोरेट हो रहा है। तो यहाँ तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगती है।
या तो लो टेम्परेचर पे इन द सेंस 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट ही नहीं है, और या तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम तो करने जाते हैं तो साहब वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में ऑपरेट होता है। तो नेचर का ये दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है कि अपने लिए तो वो लो टेम्परेचर पे ही वाटर को एवापोरेट कर ले, और जब साहब आप करने जाते हो, आप वाटर को वेपर बनाना चाहते हो, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देना पड़ता है। तो इस बात को हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर लो टेम्परेचर पे भी कैसे प्रेजेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर में है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताया डाल्टन साहब ने। हम जानते हैं कि डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ है, वो पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फोर्स वन, फोर्स टू, फोर्स थ्री, फोर्स फोर, तो इस यदि आप इस बॉडी के ऊपर प्रेशर देखना चाहेंगे कि सर टोटल प्रेशर कितना है, तो डाल्टन साहब हमें ये बताते हैं कि जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर ड्यू टू फोर्स वन प्लस प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू फोर्स टू प्लस प्रेशर ड्यू टू फोर्स थ्री प्लस प्रेशर ड्यू टू बॉडी फोर्स फोर, तो इन सारे प्रेशर्स को यदि सम कर दिया जाए तो टोटल फोर्स निकल के आने वाला है। तो यदि अब हम सराउंडिंग की एयर की बात करें, तो सराउंडिंग की एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। सराउंडिंग की एयर में 1 kg यदि एयर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ड्राई एयर प्रेजेंट है, यहाँ हमारे पास में ड्राई एयर है, और यहाँ हमारे पास में वाटर वेपर प्रेजेंट है, हमारे पास प्रेजेंट है, ये है वाटर। तो अब हम यदि बात करें अपने डाल्टन के प्रेशर लॉ की, तो जो टोटल प्रेशर है या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू एयर और प्लस प्रेशर ड्यू टू वेपर, जहां पे पी ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय ड्राई एयर, और पीवी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर। ऐसा यदि हम इस 1 kg एयर के सैंपल की बात करें, एयर हमारे पास में 1 kg है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि बाई चांस इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ड्राई एयर है, इस ड्राई एयर की वाटर वेपर केयरिंग कैपेसिटी है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो 1 kg ड्राई एयर है, वो अपने अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही वाटर वेपर रख सकती है। इस पॉइंट को नोट कीजिए आप। तो हम जस्ट टाइम बीन के लिए ये एज्यूम करते हैं कि 30 डिग्री यदि सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो 1 kg ड्राई एयर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अपने अंदर मैक्सिमम रख सकती है। यदि इससे ज्यादा वाटर वेपर इसमें हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको कंडेंस कर देगा, और उसको एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। इसके पहले तक की बात करेंगे तो हम वाटर वेपर ऐड करेंगे तो ड्राई एयर उसको कंज्यूम करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन एक लिमिट तक 30 ग्राम्स तक के, 30 ग्राम के बाद वो उसको कंज्यूम नहीं करेगी। तो यदि हम इस सैंपल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यदि हम ये कहें कि डाल्टन प्रेशर लॉ हमें ये कहता है कि पी टी इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाय ड्राई एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो यहाँ पे मास कितना है, यदि हम मास की बात करें तो सर ड्राई एयर तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर ड्राई एयर है, प्लस यदि हम आपसे पूछे कि साहब वाटर वेपर कितना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, यदि 30 डिग्री टेम्परेचर है तो अब हम यदि ये कहें कि ये तो मास हुआ, इस मास में यदि हम जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फोर्स बन जाएगा, और एरिया दोनों के लिए सेम है। भाई वाटर वेपर के लिए भी वही एरिया है, और आपके ड्राई एयर के लिए भी वही एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज़्यादा है उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू ड्राई एयर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू वाटर वेपर। अच्छा साहब, अब हमें बताइए आप कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो यदि आप पी एटीएम की बात करें तो ये टोटल प्रेशर 1.01325 बार के राउंड होता है, इतना बार होता है प्रेशर, हम रफली से 1 बार कंसिडर, तो जो टोटल प्रेशर है ये हमारे पास में 1 बार है।
अब हम आपसे पूछे कि साहब ये जो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस चीज की वजह से है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं सर कि सर इस 1 बार प्रेशर में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो ड्राई एयर का है। इसका मतलब ये 0.9999876 कुछ इस रेंज में हमें प्रेशर मिलता है कि सर इस टोटल प्रेशर का इतना पार्ट ड्यू टू ड्राई एयर है। और हम पूछे साहब कि वाटर वेपर का कितना है, अराउंड रफली समझ लीजिए, आप रफली समझ लीजिए कि सर ये 0.001 के अराउंड है। 1 बार प्रेशर में इतना पोर्शन ड्यू टू ड्राई एयर है और इतना ड्यू टू वाटर वेपर है ऐसा। अब एक हम बात करें यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक में पढ़ा होगा कि एक स्टीम टेबल है, स्टीम टेबल को जनरेट किया था वहाँ पे, और हमने ये देखा कि यदि 1 बार प्रेशर हो, 1 बार प्रेशर हो, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। यदि प्रेशर हमारे पास में 1 बार हो, वन बार यदि प्रेशर हो, इसको हम टीएस डायग्राम पे देखते हैं। टीएस डायग्राम, प्रेशर यदि हमारे पास 1 बार हो, इस 1 बार प्रेशर पे, इस 1 बार प्रेशर जो वाटर है, इस 1 बार प्रेशर पे जो वाटर एवापोरेट होता है, एवापोरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप और मैं फेस करते हैं। आप मुझे पानी देंगे तो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मुझे उसे एवापोरेट करना है, तो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक की हीट देना पड़ेगा ऐसा। एक दूसरा इसका केस कंसिडर करते हैं हम लोग, और सेकंड केस हमें ये कहता है कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं 1 बार से, इस 1 बार प्रेशर पे यदि हम वाटर को एवापोरेट करते हैं तो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेट होता है। यदि इसका प्रेशर इंक्रीज करके हम 5 बार कर दें, इस स्टीम टेबल में देखिए आप, यदि इसके प्रेशर को हम 5 बार पे कर दें तो क्या अभी भी 100 डिग्री पे एवापोरेट होगा? नहीं सर, अभी ये अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेट होना स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इसके प्रेशर को इंक्रीज किया, इसका एवापोरेशन टेम्परेचर, वेपोराइजेशन टेम्परेचर 5 बार पे इंक्रीज, और अब ये 100 डिग्री पे ना एवापोरेट होके अराउंड 150 डिग्री पे एवापोरेट, 150 डिग्री से। अच्छा साहब, एक काम और करते हैं, थोड़ा प्रेशर इसका और इंक्रीज करते हैं। यदि इसका प्रेशर हम 110 बार कर दें, उसी एयर का प्रेशर, सॉरी वाटर का प्रेशर हम इंक्रीज करके 10 बार कर दें, तो इस 10 बार पे जो पहले 150 पे भी एवापोरेट नहीं हो, पे एवापोरेट होता था, अभी वो 10 बार पे 150 के बाद भी सेंसिबल हीट को कंज्यूम करेगा और एवापोरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस पे ये एवापोरेट, 180 डिग्री सेल्सियस ये एवापोरेट। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वाटर का एवापोरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। और इसी के अपोजिट हम बात करें कि साहब आप वाटर के प्रेशर को रिड्यूस कर दीजिए, तो पहली बात तो ये समझिए कि क्या वाटर के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते सर। आप यहाँ पे वाटर रखिए, यहाँ पे वाटर रखिए, ये वाटर है हमारे पास। अभी मैं पूछूँ ये वाटर कितना प्रेशर है, तो आप कहेंगे सर 1 बार है। तो 1 बार क्यों है? क्योंकि ये तो पीएटीएम है। पीएटीएम कहाँ से आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर सराउंडिंग की एयर इसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसलिए 1 बार प्रेशर है। इसको एक क्लोज कंटेनर में डाल दीजिए, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दीजिए, और यहाँ पे जो भी एयर है उस एयर को आप बाहर निकाल दीजिए, इसका प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा। क्या दिक्कत है? तो हाँ, हम लो प्रेशर पे जा सकते हैं। तो यदि आपने इसके प्रेशर को रिड्यूस किया वाटर के, और वाटर का प्रेशर अब 0.5 बार हो जाए, बाई चांस हम 0.5 बार कर दें, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं सर। यदि आप इसके प्रेशर को रिड्यूस करके 0.5 बार कर देते हैं, तो अब एवापोरेशन टेम्परेचर इसका रिड्यूस होकर अराउंड 81 डिग्री सेल्सियस हो जाए। पहले जिसे हमें एवापोरेट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा था, अब हमें अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस पे ही एवापोरेट होने लगा। सर, इस वैक्यूम पंप से और इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दीजिए, एयर को बाहर निकाल दीजिए आप, तो इसका प्रेशर तो सर रिड्यूस होकर 0.1 बार हो गया। और यदि 0.1 बार हो गया, तो अभी ये कितने पे एवापोरेट होने लगेगा? सर जी, ये तो 45 डिग्री पे ही एवापोरेट होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रेशर इसके और रिड्यूस करके 0.1 बार कर देते हैं, तो 0.1 बार पे इसका एवापोरेशन टेम्परेचर रिड्यूस होके 45 डिग्री हो जाएगा।
45 डिग्री सेल्सियस। एक केस और कंसिडर करते हैं कि सर यदि आपने इसके प्रेशर को रिड्यूस करके आपने 0.00001 कर दिया, तो अब आप मुझे बताइए कि ये कितने पे एवापोरेट होगा। सर अभी तो ये माइनस में भी टेम्परेचर होगा तो भी एवापोरेट हो जाएगा। इसका मतलब -50, -60, -70 डिग्री सेल्सियस भी कर देंगे आप टेम्परेचर, तो भी वाटर एवापोरेट हो जाएगा, हमें इसमें अब कोई डाउट नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि डाल्टन के प्रेशर लॉ को यदि हम फॉलो करें तो हमने ये देखा कि सर जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर का जो प्रेशर है, ये प्रेशर तो 0.001 बार है। इसका मतलब यदि टेम्परेचर अभी -50 डिग्री सेल्सियस भी है तो वाटर को ये वेपोराइज करके अपने अंदर मिक्स कर ले, वाटर एवापोरेट हो जाएगी, और वाटर एवापोरेट हो जाएगी तो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और आया कि सर यदि सराउंडिंग की एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर वेपर का प्रेशर बहुत लो है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और वाटर के रिसोर्सेज भी तमाम प्रेजेंट है, सी देख लीजिए, रिवर देख लीजिए, तो ये सराउंडिंग की एयर इस इन वाटर के कांटेक्ट में जाके पूरे के पूरे वाटर को एवापोरेट करके अपने अंदर क्यों नहीं मिक्स कर लेती? वो इसलिए नहीं मिक्स कर पाती है क्योंकि नेचर ने उसके ऊपर एक पेनाल्टी लगा दी कि साहब आपको यदि इतनी फ्रीडम हमने दी है तो आप लो प्रेशर पे भी वाटर को इवापोरेट करके अपने अंदर मिक्स कर लेते हो, तो आपके ऊपर एक पेनाल्टी ये है कि आप एक लिमिट से ज्यादा वाटर वेपर को अपने अंदर नहीं रख सकते। आपको थोड़ा फ्रीडम हम देते हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट एक लिमिट से ज्यादा। इसका मतलब यदि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 1 kg ड्राई एयर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। आगे हम बात करेंगे कि सेचुरेटेड एयर क्या होती है, अनसेचुरेटेड एयर क्या। तो सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि जब 1 kg ड्राई एयर हो, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे वाटर का सोर्स कितना भी ज्यादा क्यों ना। और यदि ये लिमिट नहीं होती तो हमें शायद अर्थ पे वाटर देखने के लिए नहीं मिलता, सारा का सारा वाटर एवापोरेट होके एयर के साथ में मिक्स हो चुका हो। क्योंकि ये लिमिट है, इसी लिमिट की वजह से 1 kg ड्राई एयर 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम से ज्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम इस डायग्राम से एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर पे भी हमें वाटर वेपर मिल सकती है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर पे भी हमें वाटर वेपर मिल सकती है। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि हमें जो डाउट है इन जनरल रहता है कि भाई कभी आप वाटर वेपर बोलते हो, कभी वाटर वेपर के ही फॉर्म को आप स्टीम बोलते हो, और कभी तो आप मॉइस्चर की बात करने लगते हो कि साहब मॉइस्चर है। ये तीनों में कुछ डिफरेंस है या तीनों एक ही बात है? इस बात को थोड़ा टाइम देके समझ। तो देखिए सर, ऐसा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो गैसियस फेस है उसे हम उस सब्सटेंस का वेपर कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को इन जनरल हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, लेकिन पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है, वोलेटाइल है, थोड़े टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ही वो एवापोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है। तो यदि पेट्रोल एवापोरेट हो जाए तो उसके जो वेपर फॉर्म मिला है हमें, उसे हम वेपर ऑफ पेट्रोल बोलेंगे। ऐसे यदि डीजल एवापोरेट हो जाए तो डीजल का जो वेपर फॉर्म है उसे हम वेपर ऑफ डीजल बोलेंगे। उसी तरीके से यदि वाटर एवापोरेट होके गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाए तो उसी वाटर के गैसियस फेस को हम वाटर वेपर कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, वाटर का गैसियस फेस वाटर वेपर हो। लेकिन वाटर वेपर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या इससे हाई प्रेशर पे वाटर एवापोरेट होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उस वाटर वेपर को हम स्टीम कहेंगे। बार बार वाटर वेपर न कह के उसे हम स्टीम कहने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टीम का बहुत यूज है हमें, हम थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन को रन कराते हैं, तो स्टीम टरबाइन बोलना
ज्यादा आसान है हमारे लिए एज कंपेयर टू वाटर वेपर टर्बाइन बोले उसे हम। स्टीम इंजन्स पहले यूज हुआ करते थे, तो स्टीम का हमें बहुत एप्लीकेशन है हमारे पास। हम इंडस्ट्रीज में स्टीम को यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसलिए उसे बार बार वाटर वेपर वाटर वेपर वाटर वेपर ना बोल के उसे हम स्टीम कहने लगते हैं। इसी तरीके से यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर पे यदि वाटर वेपर के फॉर्म में अवेलेबल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर पे यदि वाटर वेपर फॉर्म में है, तो इसे हम स्टीम न कह के इसे हम मॉइस्चर कहने लगते हैं। स्टीम आपके कांटेक्ट में आए तो आपके हाथ को जला देगी, लेकिन जब मॉइस्चर आपके फेस के कांटेक्ट में आता है तो आपको अच्छा लगता है। वो है वेपर फॉर्म, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और कम टेम्परेचर पे क्यों हो पाई है, उसके पीछे रीजन ये है कि साहब वो लो प्रेशर पे है। तो जब भी वाटर लो प्रेशर पे एवापोरेट हो जाए, वेपराइज हो जाए, तो उस वाटर वेपर को हम मॉइस्चर कहने लगते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। और ऐसा केवल अपने वाटर के साथ में ही होता है। वाटर के वेपर को ही स्टीम कहते हैं केवल, और वाटर के वेपर को ही मॉइस्चर कहते हैं। दूसरे सब्सटेंस को हम उस सब्सटेंस का नाम लेके बोलते हैं। आई एम वेरी सॉरी। अब हम बात करते हैं सेचुरेटेड एयर और अनसेचुरेटेड एयर की। जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने आपसे बात की कि यदि ड्राई एयर की लिमिट फिक्स नहीं हुई, वाटर कैरिंग कैपेसिटी फिक्स नहीं हुई, तो ये तो लो प्रेशर पे पूरे अर्थ के वाटर को इवापोरेट करके अपने अंदर मिक्स कर। लेकिन नेचर ने उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप इतना ही मास ऑफ वाटर वेपर रख सकते हो। तो सेचुरेटेड एयर का क्या मतलब हुआ? सेचुरेटेड एयर का मतलब ये हुआ कि बाय चांस हमारे पास 1 kg एयर का सैंपल, 1 kg ड्राई एयर का सैंपल है, 1 kg इसे हम ड्राई एयर कह दे रहे हैं। इस 1 kg ड्राई एयर में जो कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, और इसके अंदर यदि 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, इसके अंदर यदि 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये एयर सेचुरेटेड है। 30 ग्राम का मतलब ये हुआ कि जब ड्राई एयर अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ऑक्युपाई किए हुए हो, किसी रिसोर्स से उसको वाटर वेपर मिली या वाटर मिला, उसे एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और मैक्सिमम 30 ग्राम्स एब्जॉर्ब कर सकते, तो आप कहेंगे कि सर ये सेचुरेटेड है। इसी तरीके से यदि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये 40 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से यदि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसी 1 kg ड्राई एयर का, तो इसकी वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ के 50 ग्राम्स हो जाए। एक बात को ध्यान दीजिएगा आप, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख रहे हैं हम। हो सकता है कि 30 ग्राम पे ये 21.2769 ग्राम्स में ही सेचुरेटेड हो जाए, लेकिन अब हम पूरे अपने एयर कंडीशनिंग की एनालिसिस इन्हीं डाटा के बेसिस पे करेंगे, और जहां पे रियल की जरूरत पड़ेगी उस रियल डाटा को आप एज्यूम कर लीजिएगा। तो इनसे चीजें समझने के लिए हमें बहुत आसानी। तो अब आप एक बात नोट कर लीजिए, यदि सराउंडिंग की एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और नो डाउट कि ये 1 kg है, 1 kg ड्राई एयर है, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसकी मैक्सिमम वाटर वेपर को रखने की जो कैपेसिटी होगी वो 30 ग्राम्स होगी, वो 30 ग्राम्स होगी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करके आप 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 40 ग्राम्स होगी। और यदि आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसी 1 kg का 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो थोड़ी कैपेसिटी बढ़ के इसकी 50 ग्राम्स होगी। लेकिन इसी ड्राई एयर का टेम्परेचर आपने रिड्यूस कर दिया, तो 1 kg ड्राई एयर यदि 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, तो इसकी मैक्सिमम वाटर कैरिंग कैपेसिटी अभी 20 ग्राम्स ही हो जाए। और एक बात को समझिए कि जो एसी हमारे घरों में लगे होते हैं, आप देखते हैं कि उस एसी से एक पाइप निकला रहता है, और उस पाइप से पानी निकलते रहता है। तो आप ये कहते हो सर देखिए वाटर कंडेंस हो गया। इस बात को थोड़ा समझिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस था, और मान के चलिए सेचुरेटेड एयर थी, तो उसमें मैक्सिमम कितना ग्राम ऑफ वाटर वेपर था? सर 40 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। अच्छा, आपने एयर की कंडीशनिंग कर दी और इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके कितना कर दिया? सर 20 ग्राम कर दिया।
तो आपने टेम्परेचर तो 20 ग्राम कर दिया, लेकिन 20 ग्राम पे मैक्सिमम वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी? सर 20 ग्राम है, लेकिन वो लेके कितनी आ रही थी? 40 ग्राम। इसका मतलब अब ये वाटर को कंडेंस कर देगी, लिक्विफाई कर देगी, और जो 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम उस एसी के पाइप से निकल के आपके बकेट में आके स्टोर हो जाता। केवल और केवल ये रीजन है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है या जो नेचर है, वो नेचर ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप इससे ज्यादा वाटर वेपर अपने अंदर नहीं रख सकते। सेचुरेटेड एयर का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 kg ड्राई एयर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रखती है, तो उसे हम सेचुरेटेड एयर कहते हैं, उसे हम सेचुरेटेड एयर। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड एयर, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड एयर का मतलब हुआ कि यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसी 1 kg ड्राई एयर का, 1 kg ड्राई एयर है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर न रख के 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर ये एयर अनसेचुरेटेड एयर है। इसका मतलब इस एयर के सैंपल को यदि कहीं से वाटर का सोर्स मिल जाता है, तो ये वाटर को एवापरेट करके अपने अंदर मिक्स कर, और मिक्स करके ये 30 ग्राम्स तक के लेके आएगी। इसका मतलब ये हुआ कोई एक एयर है, बाई चांस 30 डिग्री सेल्सियस पे है, आई एम सॉरी, तो ये हो सकता है कि 0 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे हो सकता है 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे हो सकता है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखे हो, और हो सकता है 29 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर। लेकिन जैसे इसने 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर रखा, तो आप कहेंगे कि सर जी अब ये सेचुरेटेड हो गई, अब ये सेचुरेटेड। तो क्या सुपर सेचुरेशन जैसी भी कोई चीज होती है क्या? क्या हम 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम से ज्यादा भी रख सकते हैं क्या? नहीं सर। तो सुपर सेचुरेशन जैसी कोई बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके मैक्सिमम तक हम जा सकते हैं। यदि 0 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उस एयर में, तो भी ये अनसेचुरेटेड एयर है। 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर उस एयर में प्रेजेंट है, तो भी आप कहेंगे सर ये अनसेचुरेटेड है। 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, तो भी अनसेचुरेटेड है। 29 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो भी ये अनसेचुरेटेड एयर है, 0 से 29 तक। लेकिन जैसे 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर उसमें है, तो आप कहेंगे कि सर ये एयर अब सेचुरेटेड हो गई। सेचुरेटेड एयर समझा हमने, अनसेचुरेटेड एयर समझा हमने कि क्या होती है। यदि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 1 kg ड्राई एयर का, 1 kg ड्राई एयर का, और यदि ये 30 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर अपने अंदर है, आप कहेंगे कि सर ये एयर सेचुरेटेड है। लेकिन टेम्परेचर यदि 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसी 1 kg ड्राई एयर का, 1 kg ड्राई एयर का, क्योंकि फिक्स करना जरूरी है सर, और इसने यदि 20 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 20 अपना 29 ग्राम्स ऐसा कुछ भी रखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये अनसेचुरेटेड एयर है, इसमें हम अभी और वाटर वेपर को मिक्स कर सकते। तो आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की जो टर्मोलॉजी है उन टर्मोलॉजी को समझेंगे। लेकिन आज हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा कि एयर की कंडीशनिंग क्या होती है, हम एयर की कंडीशनिंग क्यों करना चाहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स को एक कंफर्ट कंडीशन प्रोवाइड करना, हम जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें एक कंफर्ट कंडीशन प्रोवाइड करना, हम नंबर ऑफ गुड्स हैं उन गुड्स को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक कंफर्टेबल कंडीशन देना। ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे गुड्स की बात करें, चाहे मशीन्स की बात करें, हर एक का एक कंफर्टेबल टेम्परेचर और एक कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी है। तो एयर के कंडीशनिंग में हम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी और एयर के फ्लो को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने सराउंडिंग की एयर, क्योंकि ये एयर हमारे सबके कांटेक्ट में आने वाली है, इसी को हम कंज्यूम करने वाले हैं, तो हमने इसी एयर की एनालिसिस करना स्टार्ट किया। क्योंकि जब तक हमें इस एयर की प्रॉपर्टी नोन नहीं होगी, तब तक हम एयर की कंडीशनिंग कैसे करेंगे?
इसीलिए आपने एक नए टर्म को डिफाइन किया अपने रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, और आपने मुझे बताया कि सर साइक्रोमेट्री वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम एटमॉस्फेरिक एयर को, सराउंडिंग की एयर की प्रॉपर्टी को, उसके बिहेवियर को जज करते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बिहेवियर समझने के लिए इनकी टर्मोलॉजी समझना जरूरी हो। इसलिए हमने देखा कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। जो सराउंडिंग की एयर है इसे ही हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई एयर, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर होती है। फिर हमने ये ज्यूम किया कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके डस्ट पार्टिकल को निग्लिजिबल कंसीडर करें। तो जो मॉइस्ट एयर है ये कॉम्बिनेशन हुई ड्राई एयर का और वाटर वेपर। एक स्टेप आगे बढ़े हमने ये देखा कि ड्राई एयर क्या है। सराउंडिंग की एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं, इन सारी गैसेस के एल्जेब्रिक सम को हमने, इनके मिक्सचर को हमने कहा सर ये ड्राई एयर है। फिर हमने ये देखा कि ड्राई एयर के साथ साथ इस मॉइस्ट एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, इस बात को हमें समझाया डाल्टन के पार्शियल लॉ ऑफ प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर किसी बॉडी पे लग रहा है, वो जितने भी पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के लिए, उन सारों के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो। तो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में अब ड्राई एयर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू ड्राई एयर है प्लस ड्यू टू वाटर वेपर। क्योंकि ड्राई एयर में 1 kg ड्राई एयर में लिमिटेड क्वांटिटी ही वाटर वेपर हो सकती है, तो उस 1 kg ड्राई एयर में 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है, बट 30-20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है और ये ड्राई एयर है। तो इस 20 ग्राम या 30 ग्राम की वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है वो इतना रिड्यूस हो गया कि उसका प्रेशर 0.0001 के अराउंड पहुंच। और इतने लो प्रेशर पे यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माइनस में भी होगा तो भी ये वाटर को इवापोरेट करके अपने अंदर मिक्स कर ले। इस बात को समझने के बाद हमने ये देखा कि आपका वाटर वेपर क्या होता है, स्टीम क्या होती है, मॉइस्चर क्या होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये समझा कि सेचुरेटेड एयर क्या है और अनसेचुरेटेड क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, और साइक्रोमेट्रिक टर्मोलॉजी से जुड़ी हुई जितने भी कंसेप्ट हमारे बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में आइए। ये हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप टेलीग्राम के थ्रू डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो भी पीपीटी और आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उसे अपलोड करते हैं, आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। हमारा ये लेक्चर आपको क्वालिटी वाइज ठीक लगा हो, आपको कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस लेक्चर का एडवांटेज ले सके। इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ताकि जो भी हम इसमें जब भी टाइम मिलेगा हम और भी लेक्चर्स बनाते हैं तो इसे अपलोड करेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत पेशेंस के साथ में देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का दिल शुभ हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, थैंक यू सो मच।